नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में, हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर, उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। और मैं हूं नेहा माहेश्वरी। 15 जून 1993 को बॉलीवुड जगत में खलनायक मूवी रिलीज हुई। मूवी खूब सराही गई क्योंकि हीरो से लेकर विलन तक दमदार थे। फिल्म में खलनायक की भूमिका में संजय दत्त थे, वो संजय दत्त जिन पर 12 मार्च 1993 मुंबई ब्लास्ट में आरोप तय किए गए और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। न्यूज 9 में आज हम चर्चा करेंगे मुन्ना भाई नायक या फिर खलनायक, लेकिन न्यूज 9 की शुरुआत करते हैं सीबीआई की उस कार्रवाई के साथ जिसकी खबर सरकार को थी ही नहीं। तो डीएमके प्रमुख करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन के घर सीबीआई के छापे से सियासी भूचाल मच गया है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी इस घटना को निराशाजनक बताया है। भले ही सरकार सीबीआई की कार्रवाई पर सफाई दे रही हो, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई की चौतरफा निंदा हो रही है क्योंकि सवालों में है सीबीआई की कार्रवाई। डीएमके प्रमुख करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन के घर पर पड़े सीबीआई के छापे से इतना भूचाल मचेगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। महज 2 दिन पहले ही डीएमके ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद सीबीआई की इस छापेमारी को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को सफाई भी देनी पड़ी। इससे भी बात नहीं बनी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी सीबीआई की इस छापेमारी को निराशाजनक बताते हुए खेद जताया। सरकार की तरफ से सफाई देते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि सीबीआई की छापेमारी की टाइमिंग गलत थी, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि सीबीआई प्रमुख को भी इस छापेमारी की जानकारी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सरकार का इससे कोई मतलब नहीं। इस रेट से सरकार के इशारे पे कुछ नहीं हुआ, बल्कि सरकार इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रही है और वित्त मंत्री ने स्वयं इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। सीबीआई की इस छापेमारी के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है। बीजेपी ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि यूपीए सरकार की ये पुरानी आदत है। कांग्रेस अपने सहयोगियों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में रखती है। कांग्रेस की सरकार अपने गद्दी को बचाए रखने के लिए निरंतर सीबीआई का उपयोग करती रही है और ये प्रमाण है कि कल तक जो डीएमके इनके समर्थन में थी, जब उसने समर्थन वापस लिया तो 24 घंटे के भीतर सीबीआई का रेड डीएमके के स्टालिन के ऊपर हुआ, जो आने वाले दिनों में उनका पार्टी का नेता है। ये बात स्पष्ट है कि सीबीआई अब सीबीआई नहीं है, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। डीएमके प्रमुख करुणानिधि के बेटे के घर हुई सीबीआई की छापेमारी को लेकर मायावती ने सरकार को आड़े हाथों लिया
इसके साथ ही मायावती का कहना है कि चाहे सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, ये दोनों पार्टियां सीबीआई का दुरुपयोग करती हैं। केंद्र में चाहे बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार इस समय चल रही हो, तो सीबीआई का दुरुपयोग करने के मामले में मेरा ऐसा मानना है कि सेंटर में अभी तक जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं, कोई भी कम नहीं है। सभी पार्टियों की सरकारों ने सेंटर में सीबीआई का दुरुपयोग किया है। डीएमके की समर्थन वापसी के ठीक 2 दिन के भीतर सीबीआई की छापेमारी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके पहले भी आंध्र प्रदेश के नेता जगन रेड्डी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके बाद आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने छापेमारी कर उन्हें जेल भेज दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीबीआई को इस महंगी और विदेशी कार की खबर पहले नहीं थी। सीबीआई ने इससे पहले छापेमारी क्यों नहीं की? न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो बिल्कुल सवालों में है सीबीआई की कार्रवाई। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय चैनल 1 न्यूज के मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी। हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब और साथ ही साथ एडवोकेट विवेक शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत चैनल 1 न्यूज में। सबसे पहले उदय जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये सवाल नहीं करूंगी कि सीबीआई की कार्रवाई को आप कितना जायज मानते हैं, बल्कि सवाल ये किया जाएगा कि टाइमिंग की कितनी तारीफ करेंगे आप? टाइमिंग बिल्कुल हमारे ख्याल से गलत है। और जिस तरीके से सारे लोग कह रहे हैं, एक लाइन में खड़े होकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें दुख है और ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं थी और सीबीआई ने छापा मारा और मुझे बगैर बताए हुए मारा, रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, प्रधानमंत्री रो रहे हैं। और उसी तरीके से उसी लहजे में चिदम्बरम साहब भी, जो कि वित्त मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था, टाइमिंग गलत है। और तो और राजीव शुक्ला साहब जो उसी पीएमओ में मंत्री हैं, राजीव शुक्ला साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और ये कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी सरकार है, कैसी सरकार है जहां बायां हाथ जो काम कर रहा है वो दाएं हाथ को उसकी खबर नहीं है। और ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो हवा में किसी ने आदेश दिया? कैसे आखिर सीबीआई गई? नारायण सामी उसके मंत्री हैं, नारायण सामी को जरूर इसकी जानकारी दी गई होगी और जानकारी दी जाने के बाद तब वो गई होगी। केस भी आज का नहीं है, 5 साल पुराना केस है और ड्यूटी इवेजन का केस है, डीआरआई का केस है। और जबकि उदयनिधि स्टालिन साहब उस कार का इस्तेमाल करते हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन घर पे गाड़ी बरामद नहीं हुई। गाड़ी किसी सर्विस स्टेशन में थी। तो ये कौन रेड कर रहा है, रेड करने का कौन डिसीजन ले रहा है? ये सीबीआई के जो निदेशक महोदय हैं, निदेशक महोदय भी कह रहे हैं कि उनसे नहीं पूछा गया और उनको कोई जानकारी नहीं है। तो भाई, ये ऐसी सरकार चलाने से फायदा क्या है कि जहां प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं हो, जहां दूसरे मंत्रियों को कोई जानकारी नहीं हो और कहीं सीबीआई का रेड हो रहा हो। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ये सीबीआई के रेड की सोची समझी रणनीति होगी, सरकार की रणनीति होगी, कांग्रेस पार्टी की रणनीति होगी और ये टारगेट कहीं और किया जा रहा होगा। जैसे बंदर को सिखाना होता है, मदारी बंदर को जब कोई बात सिखाता है तो कुत्ते को मारता है। यानी वो बंदर को ये मैसेज देता है कि देखो, ये अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी पिटाई भी इसी तरीके से होगी। हमारे ख्याल से कहीं दूसरी जगह निर्देशित है और वो इंगित दूसरे जगह है, लेकिन स्टालिन साहब इसके घेरे में फंस गए। बिल्कुल, यानी कि मैसेज देने की कोशिश की गई है। फिलहाल हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब है। मलिक साहब, क्या ये माना जाए कि इस कार्रवाई के बाद जिस तरीके से सरकार की जो प्रतिक्रिया आई है, ये जो सफाई दी जा रही सरकार की तरफ से, क्या ये मान के चला है कि सरकार को भी समझ में आ रहा है कि जो कार्रवाई की गई है इसे राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी वजह से सफाई दे रही है अब सरकार? हाँ, नहीं यार, ठीक कहा आपने कि राजनीतिक प्रतिशोध की ही तरह देखा जा रहा है और देखा जाना भी चाहिए कि सिर्फ 1.5 दिन के बाद, 1.5 दिन पहले डीएमके 24 घंटे नहीं, 1.5 दिन पहले डीएमके ने समर्थन वापस लिया था यूपीए सरकार से और 1.5 दिन के बाद स्टालिन के यहाँ छापेमारी होती है सीबीआई की, और वो भी किसी 5 साल पुराने केस में। आप 5 साल थे, वो सहयोगी थे, आपके यहाँ मंत्री थे, डीएमके के मंत्री थे, और अचानक कहाँ से ये इल्हाम होता है सरकार को? जाहिर है कि अब इल्हाम होता है सरकार को
कि इनके यहाँ किसी पुराना 5 साल पुराना केस और उसके बाद वो छापेमारी करती है। तो जाहिर है कि ये एक प्रतिशोध तो है और बहुत हास्यास्पद स्थिति है सरकार की कि हर कोई कह रहा है कि सरकार को पता नहीं। ओझा जी ने ठीक ही कहा कि अगर यही हाल सरकार का है कि वहाँ एक कार्रवाई करती है केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्यूरो सीबीआई छापामारी करती है और सरकार को पता नहीं, तो ये एक हास्यास्पद स्थिति है। सरकार के सामने जो सवाल है उससे बचना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल फजल जी, उदय जी ने अपनी बात में ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, यानी कि किसी पर कार्रवाई हो रही है लेकिन दूसरे को मैसेज मिल रहा है। हमारे साथ विवेक जी, आपको क्या लगता है इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? क्या वाकई में ये सोची समझी रणनीति के तहत सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है? देखिए बिल्कुल, इसकी यदि टाइमिंग देखी जाए और उस टाइमिंग का फिर एग्जीक्यूशन देखा जाए, देखिए मामला डीआरआई का है, सीबीआई का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सीबीआई जाके रेड कर रही है, सरकार में किसी को कुछ मालूम नहीं है। सिन्हा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई दायां हाथ काम कर रहा, बाएं हाथ को मालूम ही नहीं है। इतनी बड़ी सरकार आप चला रहे हैं, देश का भला कैसे करेंगे आप जब आपको कुछ मालूम ही नहीं है? इंडिकेशन आज के सिनेरियो में प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इंडिकेशन 2 जगह हैं कि जो आना चाह रहे हैं वो आ जाएं और जो हैं वो जाएं नहीं। इसीलिए सरकार टिकी रहेगी। तो बड़ा सवाल ये है आज कि भाई सरकार कब तक चलेगी इन परिस्थितियों में। बिल्कुल, यानी कि अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो आप सोच लीजिए आपके साथ भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। समझदार के लिए इशारा काफी है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस समय बहुमत की जरूरत सरकार को है और जिस तरीके से कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो हाथ छोड़कर दामन छोड़कर जाने की फिराक में हैं, तो कहीं ना कहीं इस सीबीआई की कार्रवाई ने एक तीर से कई निशाने किए हैं और कहीं ना कहीं कई लोगों को मैसेज भी दिए हैं। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हासिल होते हैं। लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीबीआई की, जिसकी कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। दरअसल पूरा मामला क्या है कि करुणानिधि के बेटे स्टालिन के घर पर छापा मारा गया, लेकिन भले इस छापेमारी में कुछ बरामद ना हुआ हो, लेकिन इस छापेमारी की टाइमिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से उदय जी हमारे साथ हैं, उदय जी, चर्चा चल रही थी कि आखिर इस कार्रवाई के पीछे मकसद क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, टाइमिंग के हिसाब से तमाम सारी चीजें देखा जाए तो मैसेज देने की तो जरूर कोशिश की गई है। क्या ऐसे इस चीज से जोड़कर देखा जा सकता है कि सपा जो अभी तक बाहर से सरकार को समर्थन दे रही है और आगे भी उसने देने का वादा किया है, लेकिन कुल मिलाकर आज बेनी प्रसाद वर्मा को लेकर एक स्टैंड लेना था समाजवादी पार्टी को और सुबह इस तरह की कार्रवाई की जाती है। कहीं ऐसे तो नहीं कि जिन आप मदारी और बंदर की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं सपा का इससे कोई लेना देना हो? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं नेहा। और चूंकि हमारे पैनल के बीच में एक वकील साहब बैठे हैं और वो निश्चित तौर से इस बात पे आर्गुमेंट करेंगे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या सजेस्ट करता है। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो सजेस्ट करता है वो यही करता है कि आज सुबह 9 बजे मुलायम सिंह की पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होनी थी, जिसमें ये डिसीजन लिया जाना चाहिए था कि बेनी प्रसाद वर्मा पर उनका रुख क्या होगा। सुबह सुबह स्टालिन के घर पे छापा हो गया। छापा इसलिए हो गया 5 साल एक पुराने केस में, जो कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन एक इंपोर्टेड कार इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के ड्यूटी इवेजन में, जो कि डीआरआई का केस है, और वहां पर यह हो गया। तो इसका मतलब कि सीबीआई के छापे को एक हंटर की तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि जो मेरी बात नहीं मानेगा, जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो हमारे साथ नहीं होगा, उस पर इस हंटर का वार हो सकता है। इसमें 2 लोग हो सकते हैं। इसमें बहुजन समाज पार्टी भी हो सकती है और समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, जिनकी तरफ इशारा किया गया है, जिनको ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप हटे और अगर सरकार पर कोई संकट आए तो ऑलरेडी जो आप पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो उन मुकदमों पर कभी भी आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कृपया आप हमारे घेरे में बने रहें। हमारे घेरे में अगर आप नहीं बने रहेंगे तो आप पर ये कार्रवाई हो सकती है। स्टालिन के घर पे छापा मारा जाना, एक इंपोर्टेड कार के ड्यूटी इवेजन के मामले में एक छापा मारा जाना, ये पचती बात नहीं है। बिल्कुल। और उस पर फिर प्रधानमंत्री मुंह लटका के, बिल्कुल मुंह को लटका के, और वो कह रहे हैं कि भाई ये आई एक्सप्रेस एंग्विश। तो प्रधानमंत्री एंग्विश एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता, प्रधानमंत्री निर्णय लेने के लिए होता है, प्रधानमंत्री कार्रवाई करने के लिए होता है, और वो सिर्फ दुख व्यक्त करने के लिए और क्षोभ व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पी चिदम्बरम साहब भी ये कह के मुक्त हो गए कि हमने रिलेटेड जो मंत्री हैं उन तक अपनी संवेदना पहुंचा दी है कि ये गलत है और ये इसकी टाइमिंग खराब है और इसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है इसी तरीके से जैसे हम लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बात है जो आप कह रही हैं, वो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल मैसेज है। बिल्कुल। उदय जी, आपकी इतनी बातों में एक बात तो साफ हो गई है, और कुल मिलाकर अगर सीधे लफ्जों में, साफ लफ्जों में कहा जाए तो सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है। ये सवाल और ये बात गाहे बगाहे सामने आती रहती है, कई बार इसे लेकर चर्चा भी हो गई है। किस तरीके से जो तमाम पार्टियां हैं, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां कहें तो उनका भी सीधे तौर पर आरोप रहता है कि सरकार अपने फायदे के लिए सीबीआई का दुरुपयोग करती रही है। फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ हैं। मलिक साहब, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगा है कि अगर कहीं किसी मामले पर सीबीआई की जांच बैठाने की बात कहीं भी जाती है तो यहां पर संशय बना रहता है कि क्या वाकई में जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो वाकई में सामने आ पाएगा? मैंने सही कहा कि चूंकि सीबीआई का जिस तरह से लगातार गलत इस्तेमाल होता रहा, उसे अपने पक्ष में सियासी दल, सिर्फ कांग्रेस यूपीए की सरकार नहीं, सियासी दलों की जो एक विश्वसनीयता, उस पर भी सवाल है कि वो बराबर अपने हित के लिए सीबीआई हो, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते रहे। और सिर्फ यहाँ यूपीए के केंद्र में, चूंकि यूपीए के पास सीबीआई एक बड़ा हथियार है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करते। राज्यों में पुलिस जो है वो सरकारों के अधीन होती है, वहां वो अपने विरोधियों को या फिर जो उसके समर्थक जो उनसे टूट जाते हैं, अपने गठबंधन के साथियों को हड़काने के लिए वो वहां इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज राजनीतिक दलों का एक इस्तेमाल का, जांच एजेंसियां हो, पुलिस हो या दूसरी इस तरह की जो दूसरी एजेंसियां, वो इसके इस्तेमाल का एक साधन हो गए और वो साधन बन रहे हैं। इसीलिए शायद बार बार ये बात उठ रही है कि सीबीआई को एक अलग स्वायत्तता दी जाए, और जब तक ये स्वायत्तता नहीं दी जाएगी तब तक कोई इस तरह
तरह हम बार बार इस तरह की बहस करते रहेंगे, क्योंकि सरकारें जो भी हो केंद्र में वो अपने हित साधने के लिए कभी चाहे वो यूपी हो या एनडीए इसका इस्तेमाल करती रहेंगे। यहाँ इसमें एक बात और मैं इसको जोड़ना चाह रहा हूँ, वकील साहब इसका जवाब देंगे कि अगर हम जो कन्विक्शन रेट है, जो सीबीआई जितने मामलों की जांच कर रही है या करती रही थी, उनमें अगर कन्विक्शन रेट हम देखें तो 5% से कम है कन्विक्शन रेट। यानी सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें कितनी सीरियसनेस है, इस बात पर भी बहस होने की गुंजाइश है। बिल्कुल, क्या कहेंगे विवेक जी? देखिए, सीबीआई प्रीमियर एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इतने लंबे मामले क्यों लटके रहते हैं सीबीआई के पास? क्या कारण है उसका? पिछले 11-12 साल से ये सीबीआई का हुआ दिखा करके ब्लैकमेलिंग हो रही है, अपना तख्त बचाया जा रहा है। मेरा कहना एक और बात है, आज जब सबसे पहले एक खबर आई तो सबसे पहले कौन आया टीवी चैनल पे ये बताने कि भाई ये गलत हो गया? फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद पीएम आए, पीएमओ के डायरेक्ट कंट्रोल में सीबीआई है, जिसके अंडर में सीबीआई है, वो ये कहते हैं जी जांच करवाएंगे। एक फोन लगता है जांच करने के लिए, किसने ऑर्डर दिए, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हम इस पे जांच बिठाएंगे, जांच कराएंगे। तो इट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल, ये भी मजबूरी है विवेक जी, कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो सीधे तौर पर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की बात होती रही। आप लालू यादव का केस देखें, लालू यादव का केस तो जो चारा घोटाले में बहुत अरसे से पड़ा हुआ है और अभी तक ये मामला सामने नहीं। उनके सामने भी यही हंटर सीबीआई बिल्कुल यही, इसी वजह से बाहर से वो समर्थन भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई का दुरुपयोग ये हुआ है, या हम नहीं कह रहे बल्कि इस घटना ने ये साबित कर दिया है और सभी को बोलने का एक मौका भी दे दिया है। बहरहाल आगे क्या होता है इस पूरे मामले में, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे संजू बाबा की, और फिलहाल हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए फिल्म समीक्षक दिलीप ठाकुर जी। तो यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनो हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति देश में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में, 2005 से आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। सबसे आगे हरियाणा। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे?
आज संडे है ना। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। तो 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म स्टार संजय दत्त को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है, जिसका मतलब है कि संजय दत्त को अब 3.5 साल और जेल में रहना पड़ेगा। दरअसल 18 महीने की सजा वो पहले ही काट चुके हैं। इसके अलावा कोर्ट ने याकूब मेमन को मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताते हुए उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है। माथे पर लाल रंग का टीका, गले में भारी भरकम सोने की चैन, हाथों में घड़ी, उंगलियों में अंगूठियां और सफेद लिबास। संजय दत्त यकीनन इस अंदाज में किसी खलनायक से कम नहीं दिखते। मुंबई को छलनी करने वाले 1993 के ब्लास्ट में 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को सजा सुनाकर बॉलीवुड के खलनायक को कानून का दम दिखाया है। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने संजू बाबा के लिए 5 साल की सजा मुकर्रर की है, जो पहले 6 साल की थी। संजय दत्त पर आर्म्स एक्ट के तहत फैसला सुनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय दत्त को 4 हफ्तों के अंदर सरेंडर करना होगा। संजय दत्त पर फैसला आते ही उनकी बहन प्रिया दत्त की आंखें भर आईं। देश की आर्थिक राजधानी को रूह तक थर्रा देने वाले 1993 मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 बार सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कब कब संजू बाबा जेल गए। पहली बार संजय दत्त 19 अप्रैल 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में जेल गए। हालांकि 18 दिनों के अंदर ही संजय दत्त को जमानत मिल गई। 5 मई 1993 को बॉलीवुड का खलनायक जेल से आजाद हुआ। दूसरी बार संजय दत्त को 4 जुलाई 1994 को जेल जाना पड़ा और इस बार अग्निपथ के कांची चीना को सबसे ज्यादा समय के लिए जेल की हवा खानी पड़ी। दूसरी बार संजय दत्त को 1 साल और 12 दिन जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद उन्हें रिहाई मिली। तीसरी बार संजय दत्त को 2 साल बाद जेल जाना पड़ा। इस दरमियान संजय दत्त को 22 दिन के लिए जेल में रहना पड़ा, जबकि चौथी बार संजय दत्त 1 महीने 8 दिन सलाखों के पीछे रहे। संजय दत्त अब सजा से बचने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर संजय दत्त ने अब तक अपने गुनाह के लिए 18 महीने जेल में गुजारे हैं और बचे हुए 3.5 साल संजय दत्त को जेल की दुनिया में रहना है। संजय दत्त की सुनवाई से पहले मुंबई में इस हीरो के चहेतों ने कई दुआएं भी मांगी, लेकिन क्या संजय दत्त नायक हैं या फिर खलनायक?
क्योंकि जो कुछ भी मुंबई में हुआ उसमें संजय दत्त की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो जेल जाएगा बॉलीवुड का महानायक। फिलहाल हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं मुंबई से सीधे फिल्म समीक्षक दिलीप ठाकुर जी। दिलीप ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल 1 न्यूज में। दिलीप जी, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे उसको लेकर प्रतिक्रिया। अच्छा, मेरा कहना यह है कि संजय दत्त के लिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो शिक्षा सुनाई है जी, जहाँ तक आप समाज के बारे में सोचेंगे, सोशल इश्यूज और सामाजिक शांतता, तो ये फैसला सही है जी। चाहे कोई कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, क्योंकि कितना भी बड़ा सेलिब्रिटीज क्यों ना हो, लेकिन अगर ऐसे देश के विरोध में जो चीज होती है उसमें ऐसे किसी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए ना इनडायरेक्टली होना चाहिए, क्योंकि ये देश के सभ्यता और संविधान के खिलाफ है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो फैसला आया है वो सही है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि अगर अभी आज दिन भर लोगों ने बात ये की कि संजय दत्त अगर जेल में जाएंगे 3.5 या 4 साल के लिए तो 250 करोड़ का इंडस्ट्री का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि 20 साल पहले भी जब उनको शिक्षा हुई, 2 बार वो जेल में गए, तो दोनों बार हमारी इंडस्ट्री का ही नुकसान हुआ था। तो क्या हुआ था कि अप्रैल महीने में संजय दत्त अरेस्ट हुए तो वो खलनायक का जो प्रदर्शन था वो अगस्त तक रुक गया। दूसरी बात ये थी कि कुछ फिल्में थी संजय दत्त की, जैसे कि एक महानता फिल्म थी, विजेता फिल्म थी, अमानत फिल्म थी, शतरंज फिल्म थी, ये सब फिल्में रुक गई बिकॉज संजय दत्त कुछ दिनों के लिए जेल में चले गए। जैसे वो निकले पहली बार तो सुभाष घई ने मुकुंदानंद को डायरेक्शन देके त्रिमूर्ति का मुहूर्त किया। मुझे याद है वो दिन दिवाली का दिन था और जुहू के एक बड़े होटल में एक मुहूर्त हुआ था, लेकिन संजय दत्त फिर से अरेस्ट हो गए। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी त्रिमूर्ति में उसकी जगह किसको ले जाए, तो अनिल कपूर को लिया और फिल्म कंप्लीट हुई। दूसरी एक फिल्म थी नायक करके, राम गोपाल वर्मा बना रहे थे, उसमें संजय दत्त के साथ उर्मिला मातोंडकर थी, अश्विनी भावे थी और अजिंक्य देव थे। उस पिक्चर का शूटिंग फॉरेन में होने वाला था, एक शेड्यूल भी हो चुका था, लेकिन संजय दत्त को दोबारा अरेस्ट किया जाने की वजह से ये फिल्म भी डिब्बे में पड़ गई। इन्हें जो नुकसान जिसे हम बोलते हैं कि संजय दत्त अगर जेल में जाएगा और कुछ फिल्मों के ऊपर उसका असर पड़ेगा, तो इससे पहले भी हो चुका है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन अगर कलाकार जो पहले वाले कलाकार थे 1950s में थे, 60s में थे, 70s में थे, तो वो जमाने के कलाकार फिल्म यानी अभिनय की ओर ध्यान देते थे, सामाजिक बांधिलकी जिसे कहते हैं वो मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संजय दत्त ने जो किया था उस वक्त तो गलत था। वो उसने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल दिलीप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो किया गया, जो संजय दत्त की तरफ से किया गया था वो सरासर गलत था। आप फिल्म विश्लेषक हैं, फिल्म समीक्षक हैं और आप काफी करीबी भी माने जाते हैं संजय दत्त के। जानना चाहेंगे 20 साल पहले जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया था, गिरफ्तारी भी 2 बार उनकी हो चुकी है, लेकिन 20 सालों में कितना परिवर्तन आया संजय दत्त में, जानना चाहेंगे आपसे। इसमें परिवर्तन देखो, संजय दत्त का अगर आप करियर देखेंगे रॉकी से लेके, तो उसमें काफी उतार चढ़ाव और कंट्रोवर्सीज आई है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रॉकी 1981 में पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन रिलीज होने के पहले उसकी जो पब्लिसिटी हुई थी, जैसे कि हमारे मुंबई शहर में उसका एक बहुत बड़ा बैनर लगा था मरीन ड्राइव के ऊपर, वो मोटरसाइकिल के ऊपर टीना मुनीम और संजय दत्त भीगे हुए हालत में रोमांस कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने उसे कहा कि ये पोस्टर नहीं चाहिए, तो वो पोस्टर हटाया गया। संजय दत्त की मां नरगिस ने भी उससे उस वक्त क्षमा मांग ली कि नहीं, ऐसा हमने गलती कर दिया। जैसे ही पिक्चर का एडवांस बुकिंग शुरू होने वाला था मंडे के दिन, तो संडे के दिन नरगिस जी का देहांत हो गया। जैसे ही प्रीमियर शो आ गया, गुरुवार को गंगा थिएटर तारदेव में, मुंबई में तारदेव में गंगा थिएटर है, उसमें प्रीमियर शो था, तो नरगिस जी 4 दिन पहले गुजर चुकी थी। तो सुनील दत्त और संजय दत्त के बीच में एक चेयर थी, वो खाली रखी। फिर रॉकी रिलीज हुई, रॉकी को सक्सेस मिली, लेकिन जितनी सक्सेस की उम्मीद थी उतनी नहीं मिली। जैसे कि कुमार गौरव की लव स्टोरी को उससे पहले वाले साल में सक्सेस मिली थी, कुमार गौरव स्टार बन गए पहली फिल्म से, लेकिन संजय दत्त को पहले फिल्म से उतना सक्सेस नहीं मिला। फिर संजय दत्त चरस, अफू, गांजा, वो क्रेजी बन गया। टीना मुनीम के साथ उसका अफेयर था, वो अफेयर का हंगामा इतना चल गया, जैसे ही टीना मुनीम ने संजय दत्त को ना कहा
तो संजय दत्त अपसेट हो गए और उसकी जो आदतें थी चरस की वगैरह वो बढ़ गई, वो बीमार पड़ गए। तो सुनील दत्त संजय दत्त को लेके अमेरिका चले गए और अमेरिका में उसके ऊपर जो उपचार हुए उसके बाद संजय दत्त संभल गया। फिर मुंबई में आने के बाद अजय कश्यप ने उसको जान की बाजी फिल्म दी, वो फिल्म चल गई, इसलिए संजय दत्त बच गए। उसके बाद संजय दत्त थोड़ा रूट पे आने लगे। संजय दत्त को बेनिफिट मिला, महेश भट्ट की फिल्म नाम थी, नाम में संजय दत्त और कुमार गौरव थे, नूतन जी ने मां की भूमिका की थी। पिक्चर सुपरहिट हो गई, संजय दत्त का करियर चलने लगा, लेकिन कुमार गौरव को कोई बेनिफिट नहीं मिला। बाद में उसकी साजन चली, सड़क चली, संजय दत्त एकदम स्टार बन गया। बिल्कुल, जब खलनायक आई। जी बिल्कुल, दिलीप जी आप काफी विस्तार से आपने संजय दत्त के शुरुआती वक्त के बारे में, उनके करियर के बारे में बताया है, बॉलीवुड के करियर के बारे में, लेकिन यहाँ पर आपसे अब के हालात के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सबका ये कहना है कि संजय दत्त में काफी बदलाव आया है। 20 साल पहले जो संजय दत्त थे अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं, उनके नेचर में परिवर्तन आया है, उनके हाव भाव में परिवर्तन आया है, और कहीं ना कहीं जो गलत संगत में वो पड़ गए थे उससे भी उन्होंने छुटकारा पाया है। तो कितना परिवर्तन आप देखते हैं उनके लाइफ में आए? देखो, संजय दत्त के बारे में अगर कहा जाए तो संजय दत्त शुरू से यानी 20 साल पहले कुछ गलत लोगों के साथ थे, ऐसा मीडिया का कहना है, लेकिन बाद में संजय दत्त सुधर गए। मैं आपको संजय दत्त के बारे में एक अच्छी चीज बताता हूँ कि जब भी हम सेट पे जाते हैं संजय दत्त के, तो संजय दत्त उस वक्त है ना आम आदमी के साथ बात करते हुए दिखाई देता है। जो वर्कर्स रहते हैं सेट के ऊपर, यानी संजय दत्त स्टार है, लेकिन स्क्रीन के सामने स्टार है या इवेंट्स में स्टार है, लेकिन सेट पे वो जैसे ही कैमरा ऑन और कैमरा ऑफ, ये संजय दत्त का प्लस पॉइंट है। और मैंने सुना है कि नरगिस जी का भी यही तरीका था काम करने का। जैसे ही कैमरा ऑन होता था तो संजय दत्त रोल में घुस जाते थे। बिल्कुल, चलिए दिलीप जी, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से काफी कुछ परिवर्तन आया है। हमारे साथ विवेक जी है। विवेक जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई उसके बाद जो फैसला आया बेसिकली, तो उस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या मानते हैं कि ये फैसला कितना सही है? नहीं, फैसला सही है गलत का तो प्रश्न ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो सोच समझ के और सारी बातें, सारे एविडेंसेस इवेल्युएट करके सही फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही या गलत नहीं कहा जा सकता, वो सही होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो जेल का जो प्रावधान है, जो पनिशमेंट का जो प्रोविजन कानून में है, उसका इतना ही अर्थ है कि वो एक डेटरेंट का काम करे औरों के लिए और सुधार का काम करे जिसको सजा दी जा रही है उसके लिए। तो जैसे अभी ठाकुर साहब ने कहा कि संजय दत्त में बहुत ज्यादा सुधार आया, तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ उन्हें मिलना चाहिए था, नहीं मिला। वो अभी जजमेंट पूरा आएगा, पढ़ के पता लगेगा कि क्या है उसमें, क्या नहीं है, क्या क्या चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई और क्या किस तरीके से उन्हें डील किया गया। तो ये सारी चीजें तो जजमेंट पढ़ के ही सामने आएंगी। बाकी जहां तक जो कानून का सवाल है, कानून ने अपना काम किया है और कानून की नजर में कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, सब एक इक्वल फुटेज पर देखे जाते हैं और उसी तरीके से डील किए जाते हैं। वही संजय दत्त साहब के साथ भी हुआ है। बिल्कुल, उदय जी क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो दिन से ही इस बात को कह रहा हूं कि एक बात है कि जितनी भी चार्जशीट जो दाखिल की गई, संजय दत्त को किसी भी चार्जशीट में कॉन्स्पिरेसी कर्ता के रूप में नहीं दिखाया गया। यानी वो कॉन्स्पिरेसी करने में नहीं थे, वो साजिश करने में नहीं थे, वो गलत संगत का उनको सजा मिला है। गलत संगत की वजह से उन्होंने इलीगल आर्म्स रखा, बगैर लाइसेंस के वो आर्म्स एक्ट में उनको दिया गया है सजा। और ये जो सजा है, सजा में अब वो रिवीजन पिटीशन में डेफिनेटली जाएंगे। कोर्ट उसका कितना संज्ञान लेता है, कोर्ट क्या करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संजय दत्त 33 साल की उम्र, आज से 20 साल पहले 33 साल की उम्र थी संजय दत्त की। क्या संजय दत्त को ये उस समय ये जानकारी नहीं थी कि आप अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप आर्म्स नहीं रख सकते? और AK-56 का लाइसेंस नहीं होता है। और AK-56 आप रखे हुए हैं, AK-56 के साथ साथ आप ये पिस्टल है और AK-56 जो उनको डिलीवर किया गया, वो तमाम साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना गया कि जिसने डिलीवर किया उसको एक रैकेट और एक बॉल डिलीवर करने के लिए कहा गया था। बॉल का मतलब ग्रेनेड और रैकेट का मतलब ये AK-56। तो ये संजय दत्त अगर रख रहे हैं तो उसका खामियाजा भुगतेंगे। ये जरूर बात है कि चूंकि वो एक अच्छे परिवार के थे, नरगिस
नरगिस दत्त भी सांसद थी, उनके पिता सुनील दत्त भी सांसद थे। तो ये इन सब चीजों का थोड़ा बहुत लाभ उनको मिल सकता था। लेकिन आदमी, अगर कोई व्यक्ति अपने एडल्टहुड में अगर कोई बात करता है जो कानून की नजर में गलत है, तो उसको कानून उसी तरीके से देखता है। बिल्कुल फजल जी। हाँ नहीं, सही कहा। चूंकि देखिए उन्होंने गुनाह तो किया और ये गुनाह 20 साल के तक उनका पीछा नहीं छोड़ा और अंततः उन्हें कन्विक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और ये सजा बहुत जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ठीक कहा कि 33 साल की उम्र कोई बचपना नहीं होता। जो कहते हैं कि बहुत इनोसेंट थे, मासूम थे और उसी मासूमियत में उन्होंने AK-56 जैसा हथियार अगर रखा तो उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। और आपको बताया कि उनकी पूरी इससे जो इस बीच सुनील दत्त बहुत आहत रहा करते थे उनकी आदतों से, चाहे वो नशे की हो या इससे। और चूंकि पिता थे, बहुत कुछ नहीं बोलते थे। मेरी बातचीत 98 में हुई थी उनसे इस मसले पे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन आहत थे अंदर से। और शायद ये भी कहा जाता है कि जो दबाव था उन्हें लग रहा था कि उनको सजा मिल जाएगी, इसकी वजह से भी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और बहुत सारी बातें हुई। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब सवाल ये है कि 3.5 साल का वक्फा उन्हें जेल में गुजारना पड़ेगा। 2-3 फिल्में फ्लोर पे जरूर है, ठीक है, उनका नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि संजय दत्त का कैरियर बहुत उछाल पर अभी है। साल में 1-8 फिल्में आती हैं, 2-3 फिल्में फ्लोर पे, एक पुलिसगिरी है, एक जंजीर का रीमेक है जिसमें वो शेर खान की भूमिका निभा रहे हैं। तो 1-2 फिल्में हैं उनकी, इससे कितना नुकसान होगा ये तो फिल्म वालों को सोचना है। लेकिन गुनाह तो उन्होंने किया है, जिसकी सजा मिली है 20 साल के बाद भी मिली है। तो गुनाह आदमी का पीछा नहीं गुनाह किया है तो जाहिर सी बात है सजा मिलेगी। हमारे साथ जिस तरीके से विवेक जी आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे केस को देखने के बाद, क्या आपको लगता है, क्योंकि ये तो साफ हो गया कि 3.5 साल की सजा उन्हें काटनी होगी, लेकिन क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन इस वक्त अब बचता हुआ नजर आ रहा है संजय दत्त के लिए? देखिए, एकमात्र ऑप्शन है कि रिव्यू पिटीशन में जाया जाए और रिव्यू पिटीशन में भी बड़े लिमिटेड ग्राउंड्स होते हैं। अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड या जजमेंट पे कोई ऐसा है कि भाई वास्तव में कानूनी कोई गलती हो गई है, लीगल कोई लैकूना रह गया है, देन ओनली रिव्यू पिटीशन एंटरटेन होती है। अदरवाइज तो डिसमिसल के चांसेस ही बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन कहा जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन के लिए भी उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा कोर्ट में। हाँ, जेल तो जाना पड़ेगा, जेल तो जाना पड़ेगा। रिव्यू पिटीशन पे इफ एट ऑल नोटिस होता है तब उनकी बेल एप्लीकेशन पे यहाँ कंसिडरेशन होगा। वो बेल एप्लीकेशन अलाउ भी हो सकती है, डिसमिस भी हो सकती है। तो इन एनी इवेंट जेल तो जाना ही पड़ेगा, भले ही कुछ दिन के लिए जाना पड़े, जब तक रिव्यू पिटीशन, और रिव्यू पिटीशन का ऑप्शन एक्सरसाइज होएगा ही होएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। दिलीप ठाकुर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुंबई से। दिलीप जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये बड़ा झटका और कह सकते हैं जो 20 साल के बाद फैसला आया है, ये कहा जा रहा था कि संजय दत्त, उनके वकील ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि वो मेंटली प्रिपेयर थे कि इतने साल की सजा उन्हें हो सकती है और उन्हें जेल जाना होगा। कुल मिलाकर ये कितना बड़ा झटका आप समझते हैं? जिस तरीके से संजय दत्त की बात हो रही है, क्या कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में, क्या लगता है आपको? दिलीप जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बड़ा झटका है संजय दत्त के लिए, लेकिन क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में इंडस्ट्री के लिए कितना नुकसानदायक है ये फैसला? कितना नुकसान हो सकता है इंडस्ट्री को? देखो, अभी जो उनकी जो फिल्मों के बारे में यानी कि 10 फिल्में उनकी जो आ रही है, तो उसमें तो सेटबैक तो लग ही जाएगा। लेकिन एक बात होती है कि क्या है कि अगर अच्छा एडिटर, अच्छा डायरेक्टर और अच्छा स्क्रीन प्ले राइटर हो तो उसमें से कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा जो फिल्में 80% कंप्लीट है, फिर उसमें कहानी में थोड़ा सा बदलाव लाके अगर कुछ पैच करके, या तो फिर लॉन्ग शॉट लेके, या तो फिर कहानी में थोड़ा सा बदलाव करके अगर कुछ करेंगे तो वो फिल्में आ सकती है पर्दे के ऊपर। वरना तो ये बहुत बड़ा लॉस है, कम से कम 200 करोड़ का लॉस तो डायरेक्टली है ही है। और ये लॉस इंडस्ट्री के लिए बहुत बेकार या महंगा रहेगा, क्योंकि 2012 में हमारी काफी फिल्में चली, अच्छा रहा इंडस्ट्री के लिए, होश बढ़ गए। अगर 2013 में अगर वो कंटिन्यू नहीं रहेगा तो मुझे लगता है इंडस्ट्री के लिए एक हालात इंडस्ट्री की नाजुक हो जाएगी, नुकसान तो हो ही जाएगा। दिलीप जी, एक सवाल है आपसे। जी दिलीप जी। हाँ जी, पूछिए। हाँ दिलीप जी, एक सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री जो कन्विक्शन हुआ संजय दत्त को, वो किस तरह से देख रही है? क्या प्रतिक्रिया है फिल्म इंडस्ट्री की? प्रतिक्रिया क्या है संजय दत्त को जो सजा मिली? बताइए। संजय दत्त को जो सजा मिली है उस पर फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया क्या है? हाँ सर, फिल्म इंडस्ट्री इसे
जहां तक देखो फिल्म इंडस्ट्री इससे थोड़ी सी सहानुभूति दिखा रही है, इमोशनली देख रही है कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना एक रिश्तेदार, अपना एक कलीग, अपना एक जो सहकारी है, जो इंडस्ट्री में कदम बना चुका, अपनी जगह बना चुका है, और उसके बारे में अगर ऐसा हो जाए तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसी जब घटना होती है तो उसका असर बाकी फिल्मों के ऊपर भी होता है, फिल्म इंडस्ट्री की इमेज खराब हो जाती है। इंडस्ट्री इसे सिंपैथी दे रही है, और ये सिंपैथी एक तरीके से देखा जाए तो सिंपैथी सही है, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए कि ऐसे घटना में उसका हाथ है, जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल घटना है या देश के बारे में खतरा, जो बॉम्ब स्फोट जैसी घटना होती है, तो ये अच्छा नहीं है। अगर उसमें संजय दत्त का हाथ है तो ये सिंपैथी का जो ये है वेव है तो ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोग है ना, लोग बोलते हैं कि ऐसे चीजों में स्टार लोगों का इन्वॉल्व होना सही नहीं है, यानी सिंपैथी इंडस्ट्री दे रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यहाँ पर दिलीप जी आपने कही है कि जिस तरीके से सिंपैथी तो जरूर दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर मिला है कि चाहे वो कितना भी वीवीआईपी पर्सन क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अगर उसने गलत किया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और कानून सबके लिए बराबर है। उदय जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जाता है कि ये अक्सर भारतीय कानून के लिए कहा जाता है कि बहुत लंबा वक्त लग जाता है, सालों बीत जाते हैं, लेकिन इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस केस ने 20 साल का लंबा वक्त, बहुत बड़ा वक्त होता है, बहुत लंबा वक्त है, लेकिन बावजूद इसके फैसला आया, आखिरी फैसला आया, और अब सजा यहां काटनी होगी संजय दत्त को। एक वीवीआईपी पर्सन है, वो बड़ी हस्ती है, बावजूद इसके इस तरह का फैसला, कह सकते हैं कि अब यहां पर समझने की सभी को जरूरत है कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो कानून सबके लिए बराबर है। जी बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है, और इसका एक उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं थी, जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ भी डिसीजन दिया। बाकी ये जो ज्यादा वक्त जो लगता है, मुझे लगता है कि कानून एक खास सिद्धांत पर काम करता है, और वो है कि एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा न हो। वो निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं देने के चक्कर में ये केसेस लंबे होते हैं। जो दोषी हो, दोषी को सजा मिले, ये कोर्ट इंश्योर करता है। बिल्कुल। मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, उसमें उदय जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ठीक उन्होंने कहा, लेकिन ये चूंकि मामला इतना पेचीदा, तो पहली बार देश में इस तरह के धमाके हुए थे मुंबई में, तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, जो पुलिस, उनको हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन चूंकि सारे लोग बाहर भाग गए, तो इसमें एक कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उसमें भी शायद उसकी वजह भी 20 साल जो लगे, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूसरी जगह चले गए थे, उनको यहाँ से लेके आए, जैसे सीरियल ब्लास्ट का पहला मामला था, याकूब मेमन वगैरह को लेके वापस आए थे, तो ये एक बड़ा मामला था, इसलिए हो सकता है कि इतने साल लगे, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, हम तमाम लोगों बिल्कुल। लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो तो अभी भी गिरफ्त से दूर है, उसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने ही बेकसूर लोगों की जाने ली, उसकी साजिश की वजह से बेकसूर लोग मरे हैं। नहीं, जाहिर है नेहा कि जो दाऊद इब्राहिम वगैरह जैसे लोग हैं उनको लाना पड़ेगा, और हिंदुस्तान की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी सारी चीजें हैं, उस मामले को पाकिस्तान में बार बार कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में है, या पहले दुबई गए थे, फिर पाकिस्तान, वहां से वो ला नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये जरूर की जा रही, कई लोगों को लाने में हम सफल भी रहे। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज न कल, चूंकि देखिए गुनाहगार कोई भी उसका गुनाह सामने आता है, आप याकूब मेमन को 20 साल के बाद फांसी की सजा पर बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और भी कई लोगों को सलीम को लाया, और भी कई लोगों को लेके आए, तो दाऊद इब्राहिम भी आज नहीं कल तो अपने गुनाह की सजा लाए। देर हो सकती है, बिल्कुल देर है पर अंधेर नहीं। विवेक जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आज संजय दत्त के मसले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 1993 बम ब्लास्ट की बात हो रही है, जिसमें बेकसूर लोगों की जान गई थी, जो मास्टरमाइंड है, जो मुख्य साजिश करता है, वो अभी भी गिरफ्त से दूर है, उसे पकड़ने के लिए भी यहाँ पर और ज्यादा सख्ती की जरूरत है कानून। देखिए, उसके लिए तो पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन, पॉलिटिकल विल की बहुत जरूरत है। और जिस तरीके से अभी ये इटली वाला केस हुआ, या तो हाथ आए हुए थे, उन्हें छोड़ दिया, बिल्कुल, तो बाहर से लाने की तो इच्छा शक्ति बिल्कुल है ही नहीं। पॉलिटिकल विल की, फॉरेन पॉलिसी की, इन सब का रोल है। इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस क्या मिल रहे हैं आज के दौर में, क्या हालात हैं, उस सब पे डिपेंड करता है कि आप किसको ला सकते हो, किसको नहीं ला सकते हो। आप आए हुओं को तो छोड़ दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास करने पड़ रहे हैं, उनके एम्बेसडर को यहाँ रोकना पड़ रहा है, जस्ट फॉर नथिंग। तो इसलिए उसका आना तो बहुत मुश्किल मुझे लगता है आज की परिस्थितियों में।
कभी कोई डिटरमिन्ड विल वाली कोई गवर्नमेंट आएगी तो हो सकता है वो कुछ सख्त कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव जब तक नहीं बनेगा तब तक लगता है बिल्कुल हमें मालूम होता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं। आज ही रिपोर्ट में दिखा रहे थे, उसका घर दिखा रहे थे, घर में उसे बैठा हुआ दिखा रहे थे। तो बार बार दिखा रहे हैं, डोजियर भी दे रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन जो एक दोनों देशों के बीच जिस तरह के मामले, उस मामले में उदय जी क्या कहेंगे? नहीं देखिए, आप हमारे देश का सबसे सशक्त पुलिस अधिकारी भी जो होगा, सबसे सशक्त व्यक्ति, वो भी फॉरेन लैंड में उसका पावर कुछ नहीं होगा। तो कुल मिला के जो बात है वो बात है सिर्फ पॉलिटिकल विल की। और हमारे यहाँ की, हिंदुस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की नीति है वो शुद्ध रूप से पाकिस्तान सेंट्रिक है। हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एनवाय नहीं करना चाहते। वजह क्या है ये बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं वो बताएंगे, लेकिन हम नहीं करना, हम सिर्फ दबाव बनाना चाहते हैं। मुंबई ब्लास्ट हुआ, अभी मुंबई ब्लास्ट हुआ, मुंबई ब्लास्ट के बाद भी हमने दबाव बनाया। उसके बाद से वहां का कोई व्यक्ति आता है और आपके सैनिकों का सर कलम करके लेके चला जाता है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये जो पॉलिटिकल विल की जरूरत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ही आवश्यक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर ये है कि हम अपना पड़ोसी चुन नहीं सकते और पाकिस्तान चूंकि हमें मिल गया है इसलिए हमें पाकिस्तान के साथ जीवन निर्वाह करना ही पड़ेगा, तो ये सब घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन सहना गलत है जी। जिस तरीके से हम वो एक के बाद एक करता है, लेकिन हम सह रहे हैं। बांग्लादेश जैसा छोटा देश जिसकी फॉर्मेशन में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, बल्कि पूरा हाथ ही हिंदुस्तान का था, वो आंख दिखाता है। वो आप बांग्लादेश राइफल्स के सैनिक आपके बीएसएफ के लोगों को जैसे जानवर को बांध के ले जाते हैं, ऐसे डंडों पे बांध के ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं। श्रीलंका बगल में है ना, अभी श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते उस तरह है, तो श्रीलंका का मामला भी तो पॉलिटिकल विल की बात है। और सारी बात जैसे अब ये संजू बाबा का पूरा किस्सा है, इसमें सारे एक्यूज्ड हैं, जो हैं अंदर वो हैं, जो बाहर हैं वो बाहर हैं। इसमें एक बात बार बार उठ के आ रही है कि 250 करोड़ का नुकसान होगा। उस नुकसान को सोचिए ना, जो 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से शेयर मार्केट ही पूरा गिर गया था, कितने लाख करोड़ का नुकसान उस समय हुआ था। उस नुकसान का एनालिसिस कौन करेगा? 257 व्यक्ति मर गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए। और वहीं से शुरुआत ही थी, वहां से शुरुआत थी। और वो हिंदुस्तान में या कहीं भी इस तरफ वो सीरियल ब्लास्ट की पहली घटना थी। और उसके जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें भी ज्यादा वक्त इसीलिए लगा कि वो हमारे यहाँ के पुलिस पर्सनल के लिए एकदम बिल्कुल अनूठा केस था। उससे पहले कभी उसका ये नहीं था। और उसके बाद ये तय हो गया कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कह रही है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कह रहा है कि इसमें आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बात हमारे हुक्मरान अगर उसको गंभीरता से नहीं लेते तो ये हमारा दुर्भाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा दुर्भाग्य के सब कुछ जानने के बाद भी हम अनजान बने बैठे हैं और सब कुछ हो रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फजल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उदय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक जी आपका शुक्रिया और दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ न्यूज लाइन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था, इतनी जमीन रहन रखने पर दिल किसान का जलता था।